भास्कर न्यूज के साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेता, राजनेता और उद्योगपति अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या इस देश में अच्छे दिन आ गए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद? इस देश में जहाँ अनेकता में एकता की बात होती है, इस देश में जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग रहते हैं, इस देश में अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जब इस देश के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वरूप की विभिन्नता को लोग समझकर अपना मुंह खोलें। अगर इस देश में आरएसएस प्रमुख सभी व्यक्तियों को कहें कि हिंदुस्तानी है, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। इस तरह के विचारों से चाहे थोड़े लोग भी आहत हों, तो कहते हैं ना कि कानून की देवी अंधी होती है, और उस अंधी देवी का ये कहना है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह न फंसे। तो हो सकता है कि बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं, उन्हें संघ प्रमुख का बयान अच्छा लगा हो, लेकिन बहुत से धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पसंख्यक वर्ग को भी इस उद्गार पर आपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी की सरकार नहीं, देश की सरकार है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मकबूलियत हिंदुस्तानियों में होनी चाहिए, न कि हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जाने या अनजाने, क्रोध में या रोष में, या अपने मानसिक विकृति के को भाजन का शिकार होकर आपने रोजे पे रह रहे एक मुसलमान के मुंह में रोटी ठूंस दी, ये एक दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद ये जानने पर भी कि रोजे पर जो हमारा मुसलमान भाई रोजे से था, उसके साथ ये दुखद घटना हो गई, बजाय इसके कि आपको लज्जा है आप ये कहें कि क्या रोजे में मुल्ले लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आज जिस दिन उद्धव ठाकरे जी का ये बयान आया, उसके दूसरे दिन कर्नाटक के एक पंडित ने 11 साल की एक हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया। तो मैं कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला का प्रायोजन शुरू किया था। तो सफाई महोत्सव के साथ साथ समाजवादी पार्टी को सिर्फ चित्रकूट में नहीं, लोहिया की तर्ज में रामायण मेला हर गांव, हर कस्बे में करवाना चाहिए। क्योंकि रामायण देश का एक धर्म ग्रंथ नहीं, एक संस्कृति है कि भाई बड़ों की इज्जत करो, माता पिता का कहना मानो, जो वचन दो उस वचन का पालन करो। तो भारत की संस्कृति का मूल है रामायण। राम मेला की बात नहीं की थी, लोहिया ने रामायण मेला की बात की थी। इसमें बुराई नहीं है अगर हम रामायण का प्रचार प्रसार करें, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, मुसलमान को भी रामायण पढ़ना होगा। हाँ, अपने मन से कोई पढ़े। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने अपने जीवन में रामायण का सबसे बड़ा विद्वान, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे श्री विष्णुकांत शास्त्री, उनके अतिरिक्त मैंने एक अंग्रेज को, जो रांची में हिंदी पढ़ाते थे, अंग्रेज थे, फादर जो क्रिश्चियन थे, फादर कामिल बुल्के को मैंने रामायण का सबसे बड़ा विद्वान देखा है। तो एक ईसाई रामायण का विद्वान हो सकता है। मैंने इस देश में, हमने बड़े उर्दू नशीन लोगों को जाना है, समझा है, लेकिन एक इलाहाबाद का हिंदू फिराक गोरखपुरी, वो उर्दू का सबसे बड़ा सदाई और शायर हुआ। वो बड़े बड़े मुसलमान नहीं हो पाए। ये वो देश है कि एक ईसाई रामायण का विद्वान होता है, फादर बुल्के, कामिल बुल्के, एक हिंदू वो फिराक गोरखपुरी,
वो उर्दू का बहुत बड़ा शायर होता है, किसी बड़े मुसलमान शायर से बड़ा शायर, अजीम शायर। तो देश में यही जो अनेकता में एकता का जो पुट है, इसको कायम रखें भाई या नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तभी अच्छे दिन आएंगे। सर उनका कहना है कि देखिए ऐसे जैसे पिछले 3 महीने में जब से वो सरकार पे आए हैं, सबसे ज़्यादा 600 से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा वहीं पे है, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हो रहा है। तो इसको आप किसको आप ये मानेंगे, क्या ये पोलराइजेशन शुरू हो गया है या अखिलेश यादव की जो नाकामयाबी है, इसको कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, सांप्रदायिक हिंसा की बात करें, हिंदू मुस्लिम दंगे की देखिए, बात स्पष्ट करें। बात है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो उनके काबीना में हैं, और जो ये कहते हैं कि कारगिल में सिर्फ मुसलमानों ने अपनी शहादत दी है। तो मुल्क की सरहद पर शहादत देने वाला हर नौजवान हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके एक वजीर की नज़र में उसका मजहब है, वो मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। मेरी समझ में कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर है हिंदुस्तानी। हवलदार अब्दुल हमीद को मैं मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान हैं, वो उनका मजहब है, लेकिन वो बहैसियत मुसलमान उनकी कुर्बानी नहीं है। उनकी कुर्बानी हमारे गाजीपुर के पूरब के गांबर के रहने वाले अब्दुल हमीद मुसलमान से पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद वो मुसलमान हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अब्दुल हमीद पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी है। इस सोच से लड़ाई है। इस सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे, दंगे होंगे, लोग मरेंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो गंगा का जो पानी है, पाक पानी, उससे बिस्मिल्लाह खां भी वजू करते थे, और उस पाक पानी से भगवान महादेव के लिंग को भी साफ़ किया जाता है। तो पानी जो है वो कोई, गंगा का पानी जो है वो बिस्मिल्लाह खान के वजू में और सवेरे शंकर की अर्चना में कोई फ़र्क तो पैदा नहीं करता। लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप उस परिवार के सदस्य हैं और आप अपने आप को मुलायमवादी भी कहते हैं, आपको क्या लगता है अखिलेश को बर्खास्त करना चाहिए जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि रेप की परिवार घटना के हम सदस्य नहीं हैं, उस परिवार के हम बहुत निकट रहे। परिवार के सदस्य को बहुत बेआबरू करके निकाला नहीं जाता है, सदस्य के साथ निर्वहन करना पड़ता है, वो चाहे जैसा हो। मैं उस परिवार के निकट रहा हूँ, लेकिन मुझे गलतफहमी नहीं कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुलायमवादी हूँ, मैंने ये कहा कि मैं समाजवादी से ज़्यादा मुलायमवादी रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पूंजीपति हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ। और आदरणीय जनेश्वर जी के समारोह में मैं बोल रहा था, जनेश्वर जी ने कहा था तुम जेल नहीं गए राजनीतिक कार्यक्रम में, तुमने डंडे नहीं खाए, जीते या हारे तुमने जनता का सीधा चुनाव नहीं लड़ा, तुमने सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैंने पूर्वांचल के मुद्दे पर 2000 किलोमीटर तक बीमारी में पैदल यात्रा, पदयात्रा की। मैं किसी घूस कांड में नहीं, एक राजनीतिक कार्यक्रम में जो था कांग्रेस के समर्थन में। ये अलग बात है, जिन कांग्रेसियों के लिए मैंने लड़ाई ली, उन्हीं सरकार ने मुझे जेल में आरोपित करके ठूस दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के निर्देश आदेश पर मैंने वह कृत्य किया, कथित कृत्य किया, और मुझे घूस कांड में नहीं, उस राजनीतिक कारणों के लिए मैं जेल भी आया। मैंने फतेहपुर सीकरी में चुनाव भी लड़ लिया, हालांकि बहुत कम वोट मिले, सोचनी पराजय हुई, लेकिन कांग्रेस के कई स्थापित बड़े मूर्धन्य शीर्षस्थ नेता और कैबिनेट स्तर के बड़े बड़े कद्दावर मंत्रियों से ज़्यादा मत मुझे मिले, जिनकी कई पुश्तें एक एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो कई चुनाव दर चुनाव जीतते रहे और जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे। और मैं तो झंडूबाम था, मैं तो मस्खरी करते हुए लड़ने। लेकिन सर पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति अमर सिंह के नाम लिए बगैर होता ही नहीं था। आपको अभी क्या लगता है कि मुलायम सिंह जो अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाए वो उनका गलती था, या अभी भी समय है अखिलेश को हटा के खुद उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, जिस ढंग से
हिंसा हुआ, रेप हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपका मत क्या है? देखिए, मेरे मत का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि मैं अभी समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, न मैं हाईकमान का अंग हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि सफलता के कई पिता हैं और विफलता हरदम वर्ण शंकर है। अखिलेश की विफलता अकेले अखिलेश की विफलता क्यों है, या पूरे समाजवादी पार्टी की क्यों नहीं है, जिसमें उसमें मुलायम सिंह भी है? अगर अखिलेश विफल है तो उसे उस पद पर बिठाने वाले मुलायम सिंह हैं, तो अखिलेश के हिस्से की विफलता से वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर वो सफल है तो यह पूरे पार्टी की सफलता है, और अगर वो विफल है तो वो अकेले उसकी विफलता है। ये तो कुछ इस तरह की बात हुई कि अगर कांग्रेस जीत गई तो राहुल जी के नेतृत्व में जीत गई, हार गई तो कार्यकर्ता निकम्मे थे, वरना राहुल जी तो आदमी थे बड़े काम के। सर, अभी जब कांग्रेस की बात आपने कहा है, कुछ दिन पहले आपका बयान आया था कि कांग्रेस राहुल समर्थ हैं कांग्रेस को बचाने में और आगे ले जाने में, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। मैंने नहीं कहा था कि राहुल समर्थ हैं। हम राहुल की समर्थता और असमर्थता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं राजनेता राहुल की बात नहीं कर रहा हूँ। सोनिया गांधी जी से बहुत उपकृत हूँ, उनका बड़ा ऋणी हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मैं सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर वो सोनिया गांधी जी के बेटे ना होते, राजनेता राहुल गांधी होते, तो मेरे पास बोलने के लिए इतना था कि सुबह से शाम हो जाती और शाम से रात। सर, आपके कुछ पर्सनल फ्रेंड जैसे से अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, अंबानी और अखिलेश, ये तीनों के साथ हिंदुस्तान के जनता इन तीनों के मतलब आपको एक परिवार जैसे समझते हैं। आज आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अकेले हुए हैं? समय की विषमता से ने छन्नी की तरह इन लोगों को मेरे जीवन से छान दिया है। वो लगता है ना मरीचिका में, मरुभूमि में कि वो पानी है, आप चलते जाते हैं, पानी मिलता नहीं। और कभी खुले आसमान और बड़ी ज़मीन के नीचे लगता है कि ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन उस मिलाप को खोजते खोजते आपकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो कहते हैं कि हर वो चीज़ चमकती है जो सोना तो नहीं होती, तो हर चीज़ जो दिखती है वो होती नहीं। तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने जीवन काल में समय रहते इस बात का पता चल गया, विषमताओं के कारण वो जो नकली लोग थे, फर्जी लोग थे, जाली लोग थे, वो छन गए। अब हमारे पास जो है शुद्ध है, अपना है, खुद का है। सर, और एक पॉलिटिकल सवाल है, जैसे अभी लालू, नीतीश और कांग्रेस बिहार में एक हैं, आबू आजमी भी वहाँ पे कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, और इधर लालू जी ने ये भी कह दिया कि मुलायम मायावती एक साथ आ जाना चाहिए। एक राजनीतिक विशेषज्ञ जो कि देश की राजनीति पिछले कई सालों से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है, इसके खिलाफ ये जो समीकरण चेंज हो रहा है, इसमें कुछ फ़ायदा होगा? इनको आना चाहिए एक साथ? मेरा ख्याल है कि राजनीति में दूध का धोया कोई नहीं है। अगर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उत्तर होगा कि कांग्रेस और अन्य तथाकथित राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर आप टोगड़िया का नाम लेंगे तो लोग आजम खान का नाम लेंगे, और अनायास लोग मनीशंकर अय्यर को बदनाम करते हैं कि उसने मोदी जी को चाय वाला कहा। सबसे पहले मोदी जी को चाय वाला कहने का श्रेय भाई नरेश अग्रवाल जी को है। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, ये चाय वाला भला देश का प्रधानमंत्री क्या होगा। अब कम से कम समाजवादी पार्टी से संबद्ध व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह भी एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से इस ऊंचाई और आयाम तक पहुंचा है। और नरेश अग्रवाल जी के इस टिप्पणी के बाद इसको भी तूल पर पकड़कर चाय पर चर्चा शुरू हो गई। तो हर विषम और प्रतिकूल नीच राजनीति कहा था। नीच राजनीति को उन्होंने परिवर्तित भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमें नीची जाति का कह रहे हैं। नीची जाति और नीच जाति, नीच राजनीति
और नीची जाति में बड़ा अंतर है। लेकिन हर विषम प्रतिकूल टिप्पणी को अपने अनुकूल उपयोग करने की महारत प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी को हासिल रही और उनके इस प्रचार प्रसार के झंझावात में सूखे पत्ते की तरह जैसे आंधी में उड़ते हैं उस तरह से कांग्रेस उड़ के चली गई। हालत ये हो गई कि प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक भी हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंगूठा दिखा दिया और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी ओपिनियन दे दी। अब किसी भी हालत में जितने संवेदनशील नियुक्तियां होंगी उसमें प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस की सहमति की भी ज़रूरत नहीं है। देश के लिए सबसे बड़ी विषम प्रतिकूल स्थिति या परिस्थिति यह है कि अब हमारे देश में विपक्ष है ही नहीं, अब सिर्फ मोदी जी हैं और मोदी जी का नारा है बाई वे, अदरवाइज प्लीज़ गो टू हाईवे। सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपको अगर सोनिया गांधी के तरफ से आया बुलावा कि आइए कांग्रेस यंग लीडर को एडवाइस दीजिए देश की जो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? सोनिया गांधी के तरफ से अगर कांग्रेस के तरफ से ऐसा कुछ आया है, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस है और सारे पॉलिटिकल पार्टी में आपके फ्रेंड्स भी हैं। नहीं, सोनिया जी की कांग्रेस को कि अब नहीं रही है, वो राहुल जी की कांग्रेस है और राहुल जी को रमेश तोमर ऐसे लोग पसंद हैं जो कांग्रेस का निशान लेते हैं, कांग्रेस का फंड लेते हैं और उसके बाद कमल की गोद में बैठ जाते हैं। तो जितना मेरा अपमान हो सकता था उतना अपमान मैंने कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा था, मेरा नाम चलाया और फिर भवर जितेंद्र सिंह ने मेरी बड़ी लानत मलामत की। मेरे जीवन में राजनीति राजसत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वाभिमान है। भारतीय राजनीति में मैं तुलना तो नहीं करूँगा, मैं इस तरह के लोगों को देखा हूँ, उनसे प्रभावित हूँ। हमारे आदर्श चंद्रशेखर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के बुरे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता कामराज नाडर, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष उनके विरुद्ध एकत्रित होकर के सिंडिकेट बनाए थे, तो युवा तुर्क के एक समूह ने जो संसद में जैसे बैक बेंचर्स क्लब कहते थे, चंद्रशेखर, रामधन, कृष्णकांत, मोहन धारिया, इन मुट्ठी भर लोगों ने बैंक के निजीकरण, राजा महाराजाओं के अधिकारियों को वंचित करना और गरीबी हटाओ का नारा देकर के इंदिरा जी को लाने का काम किया। और जब वो थोड़ा सा व्यथित हुए तो इंदिरा जी की इच्छा के विरुद्ध शिमला कार्य समिति में चुनाव लड़ करके विजयी हुए और जयप्रकाश के मामले पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और उन्हें चाय पिलाई और कहा जयप्रकाश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जेपी से इंदिरा जी को समन्वय स्थापित करना चाहिए। इंदिरा जी का विनोबा जी से समन्वय स्थापित हो गया था, उन्होंने आपात स्थिति को अनुशासन पर्व कहा और जेपी को जो साउथर्न लेन में चाय दी गई उसके बाद आपात स्थिति हुई और कांग्रेस कार्य समिति के निर्वाचित सदस्य चंद्रशेखर और कांग्रेस संसदीय दल के निर्वाचित सचिव रामधन 19 महीना जेल गए। उनके पास संख्या नहीं थी, वो अकेले थे, लेकिन इतिहास उनके एकाकीपन के संघर्ष का है। महाराणा प्रताप अरावली में अपने बच्चों के साथ घास की रोटी खाए, लेकिन इतिहास प्रताप का है। राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई अकबर के हवाले कर दी, इतिहास मान सिंह का नहीं है। तो इतिहास में रामचंद्र जिनका राज्याभिषेक हो रहा था, पिता की आज्ञा पर कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, राज्याभिषेक के बाद महाराज रामचंद्र वनवासी रामचंद्र बन गए, लेकिन इतिहास उनका है। इतिहास संघर्ष का होता है, वर्तमान ऐश्वर्य का होता है। तो मैं ऐश्वर्य के वर्तमान से ज़्यादा संघर्ष के इतिहास को वरीयता देता हूँ। आप भविष्य क्या देखते हैं आप पर्सनली? मतलब आप एक स्टॉलवर्ट रहे हैं अभी भी, तो आरएलडी के साथ हैं, अपना पार्टी भी बनाए, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अमर सिंह के पसंद अपना भविष्य मैं अब अपने शरीर में की स्वस्थता में इतने दिनों तक अपने निजी जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मैंने दूसरों के लिए, दूसरों के स्वार्थ के लिए जो उत्सर्ग किया उसको देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जीवन के 59 संध्या को मैं पार कर चुका हूँ और अब गुणात्मक दृष्टि से
जीवन के जो 1.5-2 दशक बचे हैं, उन 1.5-2 दशकों में मैं वो काम करूं जो मेरी आत्मा को कष्ट न दे। मेरे लिए राज्यसभा के किसी आगामी सत्र अथवा सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो किताबें पढूं जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो गीत सुनूं जो मुझे कर्णप्रिय हैं। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, उनको देखूं, अपने बच्चों को संस्कार दूं और अपने जीवन के धूप छाँव के कटु अनुभव से उनका परिचय कराऊं और बताऊं कि गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न कर, ये वो शय है जो बनी है किसी और जहाँ के लिए। सर, आपको क्या लगता है ये जो स्थिति अभी है, पर्सनल क्वेश्चन है, आप उसको अन्यथा मत लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आजम खान थोड़ी बहुत दायी हैं? नहीं, देखिए, अच्छा या बुरा जब भी होता है उसका दायित्व मुखिया को लेना पड़ता है। आजम खान, अमर सिंह, हम लोग छोटे लोग हैं। आजम खान, अमर सिंह, जया बच्चन, हम कौन हैं? राम गोपाल जी। अच्छा है तो उसका श्रेय भी आदरणीय मुलायम सिंह जी को, बुरा है तो उसका श्रेय भी आदरणीय मुलायम सिंह जी को। उसने फिर कर लिया है अदे वफा, उसने फिर कर लिया है अदे वफा, बेवफा फिर न मुकर जाए कहीं। सर, सुब्रत राय के बारे में 2 शब्द आप कहेंगे? क्योंकि उनके जो स्थिति है वो भी आपके एक साथ आप लोग रहते थे। सर, भास्कर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमर सिंह जी, हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज से हर सवाल का जवाब दे रहे थे।